Good morning, students. In our last class, we have seen the basics of our chapter 12, that is the electricity. Now, today we are going to start with the next topic, that is electric potential and potential difference. Okay. So, to understand what do we mean by electric potential and potential difference, let us have a brief knowledge about the electric field. Okay. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझते हैं. सपोज दिस बी एनी पॉजिटिव चार्ज, राइट. ये कोई पॉजिटिव चार्ज है. अगर इस पॉजिटिव चार्ज की क्लोज पेरीफेरी में, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज रखा हो, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, राइट. सिमिलरली अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हो, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब हर एक चार्ज, कोई भी चार्ज हो, वो अपने पास में रखे हुए चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज. बट अगर इस चार्ज से बहुत दूर यहां पर एक दूसरा चार्ज रखा है, तो उस केस में इस चार्ज का इस चार्ज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा, या हम कह सकते हैं जो इसका इंपैक्ट होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल, राइट. इस चार्ज का इस दूसरे चार्ज पर जो इंपैक्ट होगा दैट विल बी सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड, राइट. इसका मतलब हर एक चार्ज की एक पर्टिकुलर फील्ड होती है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिस तक वो किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सके, राइट. And outside that charge it will not affect the any of the charge, right. तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी ये पर्टिकुलर एरिया जिस तक ये किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट करेगा, और इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर कोई दूसरा चार्ज अगर हुआ तो वो उसको अफेक्ट नहीं करेगा. तो इस पर्टिकुलर एरिया जब तक वो किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. So electric field is basically the particular area up to which a charge can influence another charge, which is if it is positive then it will repel the charge. If your source charge and test charge are like, then there will be a force of repulsion, and if they are unlike, if one is positive and the another one is negative, then they will attract each other. Okay, so electric field का concept clear है. Now अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. सो व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सपोज इन्फिनिटी पर यहाँ कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस चार्ज. ओके. अगर मैं इस चार्ज को इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करूं, तो उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट. सिंस ये चार्ज ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, जो हमारा ये चार्ज है इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज पर हम इफेक्ट देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज. तो जब हम टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास में लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड वी हैव टू डू सम वर्क, राइट. तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, उसी को मैं क्या बोलूंगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट. Suppose I have to bring this charge at some point in the electric field. Let that point be this. So, the work done by me to bring this charge at this point is called as electric potential of this point. Okay? किसी भी point का electric potential is equal to, किसी भी point का electric potential is equal to the work done to bring a charge from infinity to that point in the electric field. ठीक है. जब भी किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आते हो, तो उसको लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, उस वर्क डन अपॉन चार्ज के रेशो को ही हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, वर्क डन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से, और चार्ज को डिनोट करेंगे स्मॉल q से. So this will be the symbolical representation of electric potential, that is V is equal to W upon में q. पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट. So 1 volt is equal to, वर्क डन की SI यूनिट होती है जूल. So I have written 1 joule here. और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम. So I have written 1
कूलम. So I can say that अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, so that work is said to be so the potential of that point is said to be 1 वोल्ट. ठीक है, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को किसी पॉइंट पर लाने के लिए 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, so उस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा that will be said to be 1 volt, right? So in this way we can define 1 volt potential. Basically इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जस्ट इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप किसी चार्ज को लेकर आते हो तो उसके लिए जो वर्क करते हो, दैट वर्क अपॉन चार्ज का रेशियो इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. उसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ देयर इज अ टर्म पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, potential difference or electric potential are somehow alike to each other. The small difference between these two is that electric potential में हम बात करते हैं infinity से electric field में किसी charge को लाने की, right? But जब हम बात करते हैं potential difference की, तो potential difference में हम electric field में ही किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर आते हैं. ठीक है, हमने मान लिया ये एक चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. नाउ इस पर एक प्लस क्यू चार्ज है. ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज है पोजीशन ए पर. अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को पोजीशन ए से बी पर लाना चाहता हूं तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू सम वर्क फॉर दिस, राइट? अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज को ए से बी तक लाना चाहता हूं तो आई हैव टू डू सम वर्क फॉर इट. So the work done to bring a charge from point A to B is said to be the potential of point B या the potential difference of point D. तो potential difference हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, राइट? सो इट्स लाइक द सेम थिंग. द ओनली डिफरेंस इज दैट वहां पे आप चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे और यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को लेकर जा रहे हो. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस. जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो वहां पे चार्ज इन्फिनिटी से आ रहा है और जब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की तो वहां पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस कर रहे हैं. इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया VA माइनस VB. इसकी भी SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है? वोल्ट, right? So it's like the same thing that we have already discussed. 1 volt is equal to 1 joule upon में 1 coulomb. It will be same as earlier also, right? So I hope electric potential and the potential difference is clear to all of you. Now we will solve one numerical that is based on this topic. Okay. Now one numerical is given here. We are going to solve this. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across the 2 points having a potential difference 12 volt, right? आपको potential difference की वैल्यू दे रखी है, potential difference की वैल्यू आपको दे रखी है 12 volt और चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है that is 2 coulomb, right? और हमसे क्या पूछा है? हमको निकालना है work done. So students, we know that the formula for electric potential is V is equal to W upon में Q, right? यहाँ पे पोटेंशियल हम चेक करेंगे कि सारी यूनिट्स जो हैं वो SI सिस्टम में है या नहीं. So V 12 वोल्ट हमको पता है. पोटेंशियल की SI यूनिट होती है वोल्ट, तो इट इज इन इट्स SI यूनिट. इट इज क्लियर. Q की SI यूनिट होती है कूलम, तो ये भी करेक्ट है. तो सारी चीजें SI सिस्टम में हैं तो हम सिंपली जस्ट पुट कर देते हैं, राइट? सो V की वैल्यू हो जाएगी 12 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है इसलिए हमने इसको W लिख दिया और चार्ज की वैल्यू हमको यहाँ पे दे रखी है इट इज 2. तो जब ये 2 इस 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी विल गेट W इज इक्वल टू 12 into 2 एंड 12 into 2 इज 24 और जो वर्क डन है उसकी SI यूनिट होती है जूल. So our answer will be 24 joule, right? So basically to move a charge of 2 coulomb across the points having the potential difference 12 volt, you have to do the work of 24
joule, right? So I hope it is clear to all of you. Now our next topic is circuit diagram. Okay, in our previous class we have seen a simple circuit जिसमें हमने एक बैटरी को एक बल्ब को बैटरी से कनेक्ट किया था और विद द हेल्प ऑफ अ स्विच ऑल्सो, राइट? तो उसमें हमने बेसिकली तीन चीजें देखी थी और उनका सिंबल देखा था, एक बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच. अब हम जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं या इनके अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके सिंबल्स देखेंगे, राइट? लाइक हाउ कैन वी मेक द सर्किट डायग्राम और हाउ कैन वी कनेक्ट ऑल दोज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन द सर्किट डायग्राम, दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी नाउ. तो सबसे पहले जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो हमको उसको पोटेंशियल देना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा, तभी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्जेस फ्लो होंगे, राइट? आपको पता है जो चार्जेस हैं वो हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो होते हैं. सपोज ये टू बॉडीज हैं ए और बी, ए पर है 10 वोल्ट पोटेंशियल और बी पर है 6 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है? तो जो करंट है वो हमेशा ए से बी की तरफ फ्लो होगा. क्यों? क्योंकि जो चार्जेस है वो हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ ट्रेवल करेंगे, ओके? और हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ तब तक ट्रेवल करते रहेंगे जब तक इन दोनों पर पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है, राइट? तो जब तक इन दोनों पर पोटेंशियल 8 वोल्ट नहीं हो जाता है तब तक करंट का फ्लो ए से बी तक होता रहेगा, राइट? तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की तो वहां पे हमको एक कंपोनेंट लगाना पड़ेगा जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर पाएं. और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए सबसे सिंपल कंपोनेंट जो है वो है एक सेल, राइट? वी ऑल आर फैमिलियर विद द सेल. आपको पता है जो सेल है वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस के सेल आते हैं. 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, सबके अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट? तो सेल एक सबसे छोटा कंपोनेंट, सबसे बेसिक कंपोनेंट जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. सेल का सिंबल होता है एक बड़ी वाली लाइन और फिर ये एक छोटी वाली लाइन. ये जो बड़ी वाली लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड छोटी वाली लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब, ये जो पॉजिटिव है इट इज रिप्रेजेंटिंग द हाई पोटेंशियल रीजन और जो नेगेटिव है इट इज रिप्रेजेंटिंग द लो पोटेंशियल रीजन. और जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो करता है, राइट? सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. द सेल में हम केवल एक बड़ी लाइन बनाएंगे या एक छोटी लाइन बनाएंगे. बड़ी वाली लाइन हाई पोटेंशियल, छोटी वाली लाइन लो पोटेंशियल. अब सेल से तो बहुत कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, राइट? अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है, अगर हमको ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना है तो उसके लिए हमको बैटरी यूज करनी पड़ती है, राइट? You all are familiar with the battery also. So battery is nothing but it is a combination of cells. जब हम एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है? बैटरी, ओके? तो हमने क्या किया, ये एक सेल, सिमिलरली ये एक दूसरा सेल, सिमिलरली ये एक तीसरा सेल, और ऐसे कितने भी आप सेल एक साथ जोड़ सकते हो. जब हम एक से ज्यादा सेल को दो या दो से ज्यादा सेल्स को कंबाइन कर देते हैं तो दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द बैटरी, ठीक है? तो बैटरी का सिंबल हो गया ये जो बड़ी वाली लाइन है वो अगेन पॉजिटिव और छोटी वाली लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने क्रिएट कर दिया सेल और बैटरी की हेल्प से. अब हम बात करते हैं ऑब्वियसली किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हमारा स्विच, या जिसको हम प्लग की भी बोलते हैं, ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जब हमको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है तो हम स्विच को ऑन कर देते हैं और जब करंट का फ्लो रुकवाना है तो हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, राइट? तो करंट की हेल्प से, स्विच की हेल्प से हम करंट का फ्लो स्टॉप या ऑन या ऑफ
कर सकते हैं किसी भी सर्किट में, राइट। जब की ओपन रहती है तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा, राइट। जब की ओपन रहेगी इसका मतलब जो स्विच है वो ऑफ है, और स्विच ऑफ है इसका मतलब क्या, जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, और सर्किट कंप्लीट नहीं है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि करंट को फ्लो होने के लिए कंप्लीट पाथ की रिक्वायरमेंट होती है। स्विच का सिंबल हो जाएगा ये कब, जब स्विच ओपन हो, और मैंने आपको बताया था इसका एक और सिंबल होता है, दैट इज दिस, राइट। सो ये दोनों आप बना सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओपन स्विच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बट अगर मुझे अब करंट फ्लो करवाना है तो मुझे स्विच को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज स्विच या जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो क्लोज्ड स्विच या क्लोज्ड प्लग की का सिंबल हो जाएगा, बीच में डॉट लगा देंगे। जब डॉट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इट इज ओपन स्विच, और जब हमने डॉट लगा दिया तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लोज्ड स्विच, और उस केस में करंट फ्लो होगा। और इसको कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। तो ये हो गया ओपन स्विच का सिंबल, और ये हो गया क्लोज्ड स्विच का सिंबल। क्लोज्ड स्विच में करंट फ्लो होगा, राइट। नाउ अ वायर जॉइंट, ठीक है। सपोज आपको कुछ ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसमें हमको दो वायर्स को ज्वाइन करना है, राइट। जैसे कि आपके हमारे घरों में जो सर्किटिंग होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स सर्किटिंग होती है, तो वहां पे हमको दो वायर्स को कंबाइन भी करना पड़ता है, या हम चाहते हैं कि करंट जो है वो यहां तक आने के बाद इस तरीके से बढ़ जाए, है ना, दो पार्ट्स में बढ़ जाए। वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कि कब होता है ऐसा। सो अगर हमको इस तरीके से वायर्स को ज्वाइंट करना है तो उसके लिए जो सिंबल है इट इज लाइक दिस, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, यहां से हमने क्या किया, ये दो वायर्स को ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वायर जॉइंट। नाउ सपोज हमको दो वायर की क्रॉसिंग करवानी है लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं कि दोनों में जो करंट है वो अलग अलग फ्लो हो। हम चाह रहे हैं कि दोनों में करंट अलग अलग फ्लो हो, एक वायर दूसरे वायर में करंट को इंपैक्ट ना करे। तो उस केस में हमको वायर्स को ज्वाइन तो करना है, क्रॉस तो करवाना है, लेकिन बिना उन वायर्स को ज्वाइन करना है, सॉरी वायर की क्रॉसिंग करवानी है लेकिन उनको बिना ज्वाइन करे। तो उस केस में जो सिंबल है इट विल बी लाइक दिस, राइट। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस करंट में से जो वायर फ्लो हो रहा है और इस करंट में से जो वायर फ्लो हो रहा है दैट आर कंप्लीटली डिफरेंट, और पहला वाला वायर दूसरे वाले वायर को कहीं से भी इंपैक्ट या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कंबाइन या जॉइन टू वायर्स विदाउट क्रॉसिंग, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। ऑब्वियसली बल्ब का सिंबल एक इस तरीके से हम बना सकते हैं। जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो उस केस में हम ऐसा बनाएंगे, और जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो उस केस में आप इस तरह से लाइंस बना सकते हो, राइट। सो ऑन बल्ब और ऑफ बल्ब हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हो गया ऑफ बल्ब और ये हो गया ऑन बल्ब। और इलेक्ट्रिक बल्ब को ऑन और ऑफ दिखाने का मतलब ये है कि किसी सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी करंट सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे हम ऑन बल्ब बनाएंगे, और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वहां पे हम ऑफ बल्ब बनाएंगे, ओके। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इज अ रेजिस्टर। और जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पर बेस्ड ओम्स लॉ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। बेसिकली जो रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। बेसिकली
जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है। अगर जब करंट फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम वायर में से करंट फ्लो करते हैं, ठीक है, तो जो वायर है उस वायर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करेंगे, और भी जो दूसरी चीजें हैं वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती हैं, और जो चीजें करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करती हैं उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन बनती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, resistance. Okay, so the obstruction in the path of current is said to be the resistance, and it is denoted by capital R, right? For example, हमारे घरों में जो हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं that are basically जो हमारे फैन होता है, राइट, जो फैन का रेगुलेटर होता है उसमें हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम रेगुलेटर को घुमाते जाते हैं वैसे वैसे फैन की स्पीड इंक्रीज होती जाती है, राइट। तो वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, रेजिस्टर के प्रिंसिपल पे। वो कैसे करता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे। अब ये तो हो गया अगर हमको एक ही वैल्यू का रेजिस्टर चाहिए, लेकिन जैसे हमारे फैन में जो रेगुलेटर होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके स्पीड हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पे हम एक से ज्यादा रेजिस्टर्स लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर या वेरिएबल रेजिस्टेंस, या जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपने रेजिस्टेंस बनाया और यहां पे आप एक एरो लगा दो, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आप वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट को इन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक नॉर्मल रेजिस्टेंस बना के अगर हम उसके ऊपर एक एरो ड्रॉ कर देते हैं तो इट विल बी अ सिंबल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं, अगर जब हम एक से ज्यादा रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट। इसकी क्या एप्लीकेशन है, हमारे घरों में इसका कैसे यूज होता है, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे वहां पे हम रेजिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एमीटर। एमीटर बेसिकली होता क्या है, एमीटर इज समहाउ साउंडिंग लाइक एम्पियर, राइट, और एम्पियर यूनिट होती है करंट की। तो एमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है। ओके, एमीटर इज जस्ट अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। ये एमीटर हमने बना दिया, ठीक है, एक सर्कल, उसके अंदर ए लिख दिया, दिस ए इज रिप्रेजेंटिंग द एमीटर। और एमीटर के दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करने के काम आता है। अब करंट को तो हमने मेजर कर लिया एमीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमको मेजर करना है तो उस केस में हमारे पास एक और डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर को हम डिनोट करते हैं V से, एक सर्कल, उसके अंदर हमने V लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, एंड दिस इज द सिंबल फॉर अ वोल्ट मीटर। इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट अ वोल्ट मीटर। ओके, so in this way we can see all the electrical components that are necessary for a basic circuit diagram। इन सब का सिंबल हमको पता होना चाहिए और इन सब का जो एक बेसिक यूज है, दैट ऑल वी हैव डिस्कस्ड टुडे। नाउ in our next class we will see the most important topic of this chapter, that is the Ohm's law। वहां पे हम रेजिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। So that's all for today's class students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.